नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुणाल और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सबके लिए आया हूं। ये जानकारी है 1/1/2004 के बाद से जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं उनके संबंध में एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इसकी जानकारी शायद आप लोगों तक गई भी होगी, बहुत सारी बातें पहुंची होगी, लेकिन मैं जो जानकारी लेकर के आया हूं उसी संबंध में है और सटीक जानकारी लेकर के आया हूं। कई तरह की भ्रामक जानकारियां होती है, उससे बेहतर है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। और ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का 11 जनवरी 2023 का यह फैसला आया है और ये 58 पेज का टोटल ये फैसला है, जिसके बारे में मैं कई दिनों तक पूरा पढ़ा। और इसमें जिन महत्वपूर्ण कागजातों का रेफरेंस दिया गया है, जिन डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने पढ़ा है और तब जा कर के मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप तक सही जानकारी पहुँच सके। क्योंकि मैं भी इस फैसले से कहीं ना कहीं लाभान्वित हो सकता हूँ और मेरा संबंध इससे बनता है, तो इसलिए मेन मकसद था कि मैं इस पर कुछ जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। ये फैसला है, कोर्ट का जो फैसला है ये आया है जो गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल और भी कुछ है, तो ये उनके संबंध में ये महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पहले कि मैं आपको उस जानकारी तक पहुंचूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं इसमें बता दूं कि इस निर्णय के बाद जो तत्काल प्रभाव से जिनको लाभ होगा वो तो आगे मैं बताऊंगा उनको होगा। क्योंकि ये फैसला, कई तरह के डाउट्स होंगे आपके मन में कि क्या ये सब पर लागू होगा या जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था उन्हीं लोगों पर लागू होगा, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में मैं बता दूं कि इसमें कुल 82 केस फाइल हुए थे पेंशन को लेकर के। नई पेंशन स्कीम से, एनपीएस से ओपीएस की तरफ, ओल्ड पेंशन सिस्टम में जाने के लिए कुल 82 केस फाइल हुए थे और उन सभी केस को एक साथ क्लब करके तब जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया है। यह है कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी, जजमेंट आया है मेरे पास है। और जिन संबंधित डॉक्यूमेंट्स का मैं जिक्र कर रहा था उसमें कोर्ट ने 22 दिसंबर 2003 के एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है। उसके अलावा ये 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 1/1/2004 के बाद जो लोग भर्ती होंगे वो ओल्ड पेंशन से लाभान्वित ना होकर के नए पेंशन योजना के तहत वो लाभान्वित होंगे। और क्यों उस नोटिफिकेशन का रेफरेंस कोर्ट ने दिया है, उस नोटिफिकेशन के अलावा जिस कागज का, जिस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया है वो ऑफिस मेमोरेंडम 17 फरवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र किया है कोर्ट ने। इसके अलावा कोर्ट ने एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का भी जिक्र किया है। तो ये जो सारे रेफरेंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि आर्म फोर्सेस का कुल मिलाकर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं इसमें है क्या,
क्या चीज है जिसे कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और अपने फैसले में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आधार मान करके आप समझिए तो ये पूरा फैसला सुनाया है। तो मैं आपको बताता हूं, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये निर्णय लिया गया था कि ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस शैल बी गवर्न्ड बाय द एनपीएस। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होंगे एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस को छोड़कर वो गवर्न किए जाएंगे एनपीएस के द्वारा। न्यू पेंशन सिस्टम जो है उसके थ्रू ये गवर्न किए जाएंगे। मतलब ये कि एक 2004 से जो लोग भी भर्ती होंगे भारत सरकार के कार्मिक, उन सबको नई पेंशन योजना जो है उसके तहत लाभ दिया जाएगा एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। ये बात इस नोटिफिकेशन में कही गई थी। अब कोर्ट ने कहा है कि अगर ये बात नोटिफिकेशन में कही गई थी कि एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस, तो फिर आर्म फोर्सेस को नई पेंशन योजना में क्यों रखा गया। अब कैसे कोर्ट ने कहा है कि आर्म फोर्सेस होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। कोर्ट कहती है कि जब गवर्नमेंट 6 अगस्त 2004 के अपने सर्कुलर में व्हेन White circular dated 6 August 2004 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India has itself declared that central forces under the administrative control of Ministry of Home Affairs are armed forces of Union। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने अपने एक सर्कुलर 6 अगस्त 2004 के एक सर्कुलर में खुद ही ये माना है कि वे सभी आर्म फोर्सेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रेख करती है, वे सभी आर्म फोर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, यूनियन के आर्म फोर्सेस, यूनियन का मतलब है भारत देश, तो इस देश की आर्म फोर्सेस है। अगर आर्म फोर्सेस का डिफिनेशन खुद ही गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में डिफाइन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय जिनके ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती है वो फोर्सेस हैं अर्धसैनिक बल, जिसे हम कहते थे, जिसे अब हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं। तो जो सीएपीएफ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, तो इनके ऊपर गृह मंत्रालय का कंट्रोल है, इनको देख रेख गृह मंत्रालय करती है। तो अगर गृह मंत्रालय ये मानती है कि ये आर्म फोर्सेस हैं और 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आर्म फोर्सेस को छोड़ करके बाकी सब पर न्यू पेंशन स्कीम लागू होगा और आर्म फोर्सेस पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, तो फिर आर्म फोर्सेस को यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी को क्यों नहीं दिया जा रहा है ये पेंशन, ये बेस माना है। एक बड़ा ही कोर्ट के लैंग्वेज में कहे तो बहुत ही सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है और कहा है, वी फाइंड दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट आर्म फोर्सेस आर एक्सेप्शन टू द नोटिफिकेशन डेटेड 22nd December 2003, however, without application of mind, have mentioned in the appointment letter of the candidates that recruits shall be governed by NPS। जब अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने खुद ही ये लिखा है कि एनपीएस एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस के ऊपर एनपीएस लागू नहीं है, नई पेंशन योजना आर्म फोर्सेस पर लागू नहीं है, अगर ये खुद ही गवर्नमेंट कह रही है, देन हाउएवर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना दिमाग अप्लाई किए फिर ये लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर क्यों जारी किया गया, क्यों उसमें ये मेंशन किया गया कि आप ये 1/1/2004 के बाद जो सीएपीएफ आए हैं वो भी एनपीएस के अंदर आएंगे। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी है।
गवर्नमेंट एक तरफ नोटिफिकेशन में कह रही है कि ये जो नई पेंशन योजना है वो सीएपीएफ पर यानी कि आर्म्ड फोर्सेस पर लागू नहीं है, और आर्म्ड फोर्सेस का मतलब गृह मंत्रालय ये डिफाइन करती है कि जिस पर गृह मंत्रालय का कंट्रोल है वो सभी आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं। अब आगे कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 का रेफरेंस दिया है। वो आर्टिकल 246 क्या है, मेरे पास उसकी भी कॉपी है। ये है आर्टिकल 246, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल करके रेफरेंस दिया गया है। उसमें आर्म फोर्सेस को डिफाइन किया गया है। उसमें आर्म फोर्सेस की जो परिकल्पना की गई है कि आर्म फोर्सेस होता क्या है, उसमें यह माना गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि ये आपको दिख रहा हो तो, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस, एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। नेवल, मिलिट्री यानी कि आर्मी, एंड एयर फोर्सेस, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों के अलावा एंड एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, इसके अलावे भी जो सैन्य जो बल हैं वे सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्म फोर्सेस में ही आते हैं। तो ये साफ हो गया है अलग अलग रेफरेंस से कि जो अर्धसैनिक बल हैं जिनका डायरेक्ट कंट्रोल जिन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है, वे सभी आर्म फोर्सेस ही हैं। भारत के आर्म फोर्सेस में ही वो शामिल हैं, और अगर वो आर्म फोर्सेस में शामिल हैं तो फिर उन पर नई पेंशन योजना लागू नहीं होनी चाहिए थी, जबकि सरकार ने उसे लागू कर दिया। इसी रेफरेंस में ये फैसला दिया गया है। फैसले में 52 जो उनका पैरा 52 है, उसमें फिर कोर्ट ने ये कहा है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट and High Court in various decisions have appreciated the role of armed forces in safeguarding our country. बहुत सारे ऐसे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार हमारे आर्म फोर्सेस का, यहाँ पर आर्म फोर्सेस का जो रेफरेंस चर्चा जो कर रही है कोर्ट ने जो लिखा है, ये कर रही है पैरामिलिट्री के बारे में और सैनिक बल के बारे में, कि कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई ऐसे मौके पर आर्म फोर्सेस के रोल को, उनके ड्यूटीज को बहुत ही अप्रिशिएट किया है, और कई फैसले में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हमारी आर्म फोर्सेस बहुत अच्छी है और देश की सुरक्षा में, सेफ गार्डिंग ऑफ आवर कंट्री, देश की सुरक्षा में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी लिख रहा है, आगे कोर्ट ने ये लिखा है कि गवर्नमेंट ने भी अपने अलग अलग चर्चाओं में, अलग अलग जगहों पर इस बात को माना है कि जब भी हम कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, जब भी हम नए कोई कानून लाते हैं और उसका संबंध अगर देश के आर्म फोर्सेस से होता है, तो हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि प्रायोरिटी उसमें आर्म फोर्सेस के हर उनके सुविधा की प्रायोरिटी रखी जाए। उन्हें किसी भी प्रकार के लाभ से अगर हम वंचित करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, जो उनको जरूरी है वो उन्हें मिलना चाहिए। और किसी प्रकार से अगर वो देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं, तो हम कोई भी ऐसी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि हम कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लाना चाहते या नहीं लाते हैं जिससे किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उन्हें लाभ से वंचित होना पड़े। तो जब ऐसा गवर्नमेंट मानती है तो फिर ये डिसीजन लेते वक्त किस आधार पर गवर्नमेंट से ये चुप हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग ये फिर 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन के अलावा ऑफिस मेमोरेंडम 17/2/2020 का भी जिक्र किया गया। ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या है,
मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफिस मेमोरेंडम हर जगह गया है, ये वो ऑफिस मेमोरेंडम है, आप देख सकते हैं 17 फरवरी 2020। इसका भी जिक्र इस जजमेंट में आया है। ये वो ऑफिस मेमोरेंडम है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे सीएपीएफ के कार्मिक थे जिनका भर्ती 2003 में हुआ, एडवर्टाइजमेंट निकला, प्रोसेस हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग होते होते वो 2004 आ गया, बहुत लेट ज्वाइन किए 2004 में। तो उसको लेकर के बाद में गवर्नमेंट ने ये ऑफिस मेमोरेंडम दिया था। इसमें उन लोगों को न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में कन्वर्ट किया गया था। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम में भी इस बात को लिखा गया है कि ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 टू द पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस, इसमें भी लिखा गया है कि एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस, इस शब्द का जिक्र किया गया, आर मैंडेटरी कवर्ड अंडर द सैड स्कीम। कौन सा स्कीम? न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में दोबारा से उनको डाइवर्ट किया गया था, उसमें दोबारा से उनको कवर किया गया था। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम था। इन सारे को लेकर के कोर्ट ने फैसला किया कि ये 82 लोग जो केस फाइल हुए हैं, इसमें बहुत सारे 82 केसेस में बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के भी इन्वॉल्व हैं। तो फिलहाल कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि केवल उनको लागू होगा। आगे एक बड़ा ही जो 54 जो पैरा है कोर्ट के डिसीजन का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपके मन में जो डाउट होगा कि क्या जिन्होंने कोर्ट केस किया था केवल ये उन्हीं पर फैसला लागू होगा या सब पर लागू होगा, तो उसका चर्चा, उस बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने अपने पैरा 54 में लिखा है। कोर्ट ने लिखा है कि इट इज मेड क्लियर दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 22 दिसंबर 2003 एज वेल एज ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 17 फरवरी 2020 granting the benefits of old pension scheme shall be applicable in RIM। इसका स्पष्ट शब्द में समझाया भी है। क्या समझाया है? मीनिंग देयर बाई ओल्ड पेंशन स्कीम shall not only be applicable in the case of petitioner। यहां कोर्ट ने साफ कर दिया है, आपके हमारे मन में जो डाउट है उसको बड़ा ही साफ कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम shall not only be applicable in the case of petitioners herein but all the personnel of CAPFs at large। ये फैसला जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पेटिशन फाइल किया है, जिन्होंने जो इसमें पेटिशनर है, बल्कि ये पूरे CF इन लार्ज, CAPF एट लार्ज, मतलब पूरे CAPF पर ये लागू होता है और ये सबके लिए है। अकॉर्डिंगली नेसेसरी ऑर्डर बी इशूड विद इन 8 वीक। और अंत में कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो भी उचित आदेश है वो 8 हफ्ते के अंदर में लिया जाए। तो मेरे अंत में कोर्ट ये भी कहता है, विथ एफर्ट डायरेक्शंस these petitions and pending applications if any are accordingly disposed of। मतलब इस पेटिशन के अलावा अगर किसी प्रकार का कोई और इससे संबंधित किसी प्रकार का और भी कोई केस है या किसी ने किसी प्रकार का आवेदन या कोई केस फाइल कर रखा है, वो सभी इसी के साथ डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मतलब इस फैसले के बाद ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन से संबंधित खास करके जो CAPF हैं, किसी प्रकार का उनको अलग से कोर्ट केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कहीं पे कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फैसले के बाद क्लियरली कोर्ट ने यह बोल दिया है
कि विद अफोरसेड डायरेक्शंस दिस पिटीशन एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। कोई भी पेंडिंग अगर कहीं भी पड़ा हुआ है तो ये सारे ही डिस्पोज ऑफ होते हैं और इस आदेश को 8 हफ्ते के अंदर में सरकार को इस पर निर्णय लेना है। अब मैंने सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं और यही सच्चाई है। आपके मन में अब इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अभी भी होंगे कि इसमें सरकार का आगे निर्णय क्या होगा। क्या सरकार पहले जिन लोगों ने कोर्ट केस फाइल किया उनके ऊपर पहले फैसला लेगी या सभी पर एक साथ लेगी, कब लेगी? क्या चूंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है तो क्या सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? ये बहुत सारे अभी सवाल हैं। इन सवालों का जो हमारे मन में उत्सुकता है आपके मन में भी होगा। ये सब सवालें अभी इन सभी सवालों का जवाब क्या होगा हम केवल संभावना जता सकते हैं कि हाँ सरकार ये कदम ले सकती है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है या क्या फैसला लेगी। फिलहाल की बात ये है कि जिन्होंने भी पिटीशन फाइल किया था वो अलग अलग विभाग के हो सकते हैं, कोई बीएसएफ का, कोई सीआरपी का, कोई सीआईएसएफ का। तो उनके संबंधित जो विभाग हैं फिलहाल इस फैसले के बाद में त्वरित एक्शन लेते हुए उस विभाग ने अपने अपने बटालियंस या जो भी फॉर्मेशंस हैं उनको इंटीमेशन इस फैसले का दे दिया है। आगे देखना है कि इस पर क्या एक्शन होता है और कुछ सवालों के साथ, कुछ और बातों के साथ हम आगे आपके पास कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाएं और आपसे रूबरू होते रहें। क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था आपको सही चीज़ें, सही बात की जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि मैं भी इससे संबंधित हूँ तो बहुत सारे हमारे मित्रगण, हमारे साथ में काम करने वाले कार्मिक पूछते रहते हैं कि सर क्या हो रहा है, उस पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सर इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं तो मैं सोचा कि सबको जवाब देने से बेहतर है कि एक बेहतर वीडियो बनाया जाए ताकि डॉक्यूमेंट के साथ आपको सही जानकारी मिले। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिखा दिए हैं। आपके जो भी सवाल होंगे इससे संबंधित या कुछ और बातें आपके मन में उत्सुकता होगी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक और वीडियो बनाऊं और उस बात पर आगे हम चर्चा करेंगे कि अब सरकार इसमें क्या फैसला ले सकती है, क्या संभावनाएं बन रही है। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लाभान्वित होंगे या हो सकता है आप कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो जो सीएपीएफ में है, उन सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उन तक आप वीडियो भेजिए। जय हिंद।